नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। जंतर मंतर पर धरना दे रखे पहलवानों को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। एक तरफ हरियाणा की खाप पंचायतों ने आंदोलन का समर्थन करने की घोषणा की है, तो वहीं अब किसानों का समर्थन भी पहलवानों को मिल रहा है। जंतर मंतर पर पंजाब के किसान संगठन और नागरिक संगठनों ने बैनर लगा दिए हैं। रविवार को बड़ी संख्या में कई राज्यों के खाप पंचायतों के लोगों के दिल्ली कूच करने की संभावना भी है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सभी बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने पहलवानों के बीच पहुंचकर किसानों से धरना प्रदर्शन को समर्थन देने की अपील की थी। इसके बाद अब किसान संगठन के बैनर यहां नजर आने लगे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि रविवार को पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी की खाप पंचायतों के लोग जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर पहुंचकर खापों के चौधरी आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और इस धरना प्रदर्शन के बीच अब पंचायतें जो है वो दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रही है और आज दिल्ली कूच उनका हो सकता है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, यहाँ पर बात करें पहलवानों के धरने प्रदर्शन की तो वो लगातार जारी है। आज 14 दिन हो चुके हैं और लगभग कह सकते हैं समर्थन जो है पहलवानों को लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करें खम पंचायत के लोगों की तो वो भी आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। छात्र संघों की बात करें तो वो भी छात्र संगठन जो है वो भी लगातार कहीं ना कहीं पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। मगर पहलवानों की तरफ से कल प्रेस वार्ता की गई थी जिसके अंदर यह कहा गया था कि किसान और छात्र जो है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के नियमों का पालन करें, उनसे उलझने की कोशिश ना करें और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से नियम बना रही है उसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से वो धरने प्रदर्शन तक पहुंचे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो पहलवानों की मांग है बृजभूषण को अध्यक्ष पद से हटाने के लेकर, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई को लेकर वो भी लगातार करने की बात की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें पहलवानों की तो पहलवानों की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये कहा गया कि धारा 164 के तहत जो बयान दर्ज होना चाहिए था वो दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी तक ना तो हमारा बयान दर्ज किया गया है, ना ही बृजभूषण का बयान दर्ज किया गया है। साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है जो एफआईआर करके अभी तक बैठी है उसके अंदर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती है और ये लगातार कहीं ना कहीं संदेश भी दिया जा रहा है पहलवानों के द्वारा कि पहलवानों को समर्थनकारी है वो लगातार आ रहे हैं। मगर सरकार की तरफ से पहलवानों की सुध लेने के लिए कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया जा रहा, चाहे वो खेल मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो। जी, जिस तरीके से खाप पंचायतों के आज यहां पर आने की संभावना जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि किसानों के बैनर लगे हैं, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने किसानों से अपील की थी कि आप पहलवानों का समर्थन कीजिए। उसके बाद ये जो पोस्टर बैनर है वो वहां पर दिखने लगे हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें खप पंचायत के नेताओं की या फिर राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत की तरफ से बिल्कुल कहा गया था कि सरकार को कहीं ना कहीं पहलवानों की सुध लेनी चाहिए, पहलवानों के बारे में कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जब ये देश की बेटियां ही कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करती है तो उनकी जो परेशानियां है या फिर जो उनकी जो दिक्कतें हैं उसके लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। मगर यहाँ पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठ रहा है। इसी को लेकर खप पंचायत के जो किसान है वो लगातार अब दिल्ली के जंतर मंतर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में कहीं ना कहीं छात्र संगठन जो है वो भी कहीं ना कहीं समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। साफ जाहिर है किसानों की किसान जो चाहते हैं कि पहलवानों की जो है यानी कि बृजभूषण को अध्यक्ष पद से हटाने की और उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया अपनाने की, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि पहलवान जो है वो लगातार कहीं ना कहीं पिछले 14 दिनों से लगातार सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो हमारी मांगों को नहीं मान रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपने मेडल जो है वो भी कहीं ना कहीं वापस देने की बात कर रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के रोल की बात करें तो दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी तक एफआईआर जरूर दर्ज की गई है, मगर अभी तक एक धारा 164 के तहत जो कैसे बयान दर्ज होने चाहिए थे वो भी नहीं किए गए। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पहलवानों को लगता है कि दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई है, ना कि कैसे बृजभूषण के खिलाफ जो है वो कोई भी कानूनी प्रक्रिया जो है वो नहीं अपनाई जाएगी और इसी को लेकर संतुष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं खेल मंत्री से और कहीं ना कहीं
राजीव, प्रधानमंत्री जब से दिल्ली कहीं ना कहीं कूच अपील करने की की जा रही बात नजर आ रही है खाप पंचायतों की, तो वाहनों को सीज करने की तैयारी दिल्ली पुलिस कर रही है और दिल्ली पुलिस ने अलर्ट भी कर दिया है। जगह जगह पर तरह तरह के बैरिकेड्स लगाए हैं। किस तरीके की समय जंतर मंतर पर स्थिति है और पुलिस की सुरक्षा, क्योंकि खाप पंचायतें यहाँ पर आ रही है, हालांकि सुरक्षा की कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियातन पुलिस ने क्या कार्य किए हैं? पर बात करें खप पंचायत के जो नेता है आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था बनाने की बात कर रही है। लगातार ये भी कोशिश की जाएगी जो जंतर मंतर है यानी जहां पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं उस एरिया को कहीं ना कहीं छावनी के तौर पर बदल दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कड़ी कर दी गई है। दो दो तीन तीन बैरिकेडिंग जो है सिस्टम लगाए हुए हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कोई भी अंदर जो जाता है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए चेकिंग के द्वारा ही अंदर जाए। और जो उनकी गाड़ियां हैं यानी कि जो चाहे वो मीडिया कर्मी हो या फिर कहे नॉर्मल इंसान हो या फिर किसान हो, उनकी गाड़ियों को भी जंतर मंतर तक के आसपास जो है वो नहीं खड़े करने दिया जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि दिल्ली पुलिस जो है तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कड़ी करके बैठी हुई है। मगर अब देखना होगा किसानों का समर्थन जो है वो किस तरीके से पहुंचता हुआ नजर आएगा और इससे जो पहलवानों की मांग है वो सरकार तक पहुंचेगी या फिर नहीं पहुंचेगी, ये जरूर देखना होगा। जी, अभी अगर बात की जाए तो किस तरीके के हालात जंतर मंतर पर देखने को मिल रहे हैं? प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है, इसमें खिलाड़ियों का क्या कुछ कहना है? देखिए यहाँ पर बात करें पहलवानों के धरने प्रदर्शन को समर्थन जरूर मिल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष नेताओं की बात करें, विपक्ष पार्टियों की बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर और संगठन हो, तब सभी का कहीं ना कहीं प्रदर्शन समर्थन जो है वो पहलवानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मगर आज की बात करें तो आज का जो खप पंचायत के जो किसान पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लगातार ये भी कोशिश की गई है आज के किसानों के द्वारा कहीं ना कहीं जो पहलवानों की मांग है वो सरकार के कानों तक सीधे सीधा पहुंचाने की बात की जा रही है। मगर अब देखना होगा दिल्ली पुलिस किस तरीके से इसको मैनेज करती है और पहलवान जो है वो क्या शांतिपूर्ण तरीके से अपना आवाज जो है या फिर अपनी मांग जो है वो सरकार तक पहुंचा पाएंगे या फिर कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिला, जो झड़प भी देखने को मिली थी और यहाँ तक कि बिजली पानी को भी काटा गया था, क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं उलझते हुए नजर आएंगे? मगर कहीं ना कहीं पहलवानों की जो मांग है ब्रिजभूषण को हटाने को लेकर वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस बंद हो चुका है और निचली अदालत में जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है सुनवाई के दौरान। इसमें अब दिल्ली पुलिस हालांकि कोई खास कार्रवाई करते दिखाई नहीं दे रही है, तो अगला कदम में पहलवानों का क्या होने जा रहा है? क्या इसको लेकर कोई रणनीति? देखिए यहाँ पर बात करें पहलवानों की तो पहलवानों की तरफ से दो संगठन बनाए गए हैं जिसके अंदर ये गौर किया जा रहा है कि सरकार से कब बात करनी है। सरकार के पास पहलवान नहीं जाएंगे बल्कि मैं सरकार को ही कहीं ना कहीं पहलवानों की सुध लेनी होगी। और खेल मंत्री की बात करें अनुराग ठाकुर की, तो अनुराग ठाकुर की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं बयान आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली गई है, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, जहां तक की पूरी जांच की जाएगी। मगर पहलवानों को हटने की मांग जरूर की जा रही है। मगर पहले खेल मंत्री की तरफ से अभी तक के पहलवानों की तरफ से कहते हैं जो संपर्क है वो नहीं किया गया, ना ही अनुराग ठाकुर जो है वो पहलवानों के पास दोबारा से आए हैं, क्योंकि पहले जरूर आए थे 3 महीने पहले, मगर अब कहीं ना कहीं संपर्क जो है वो नहीं साधा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जरूर अपील की जा रही है पहलवानों को हटना चाहिए। मगर पहलवान भी चाहते हैं कि जब तक खेल मंत्री उनके पास नहीं आते हैं, उनसे बातचीत नहीं की जाती है, तब तक कोई रास्ता जो है वो नहीं निकलता नजर आएगा। मगर यहाँ पर ब्रिजभूषण को लेकर लगातार पहलवान जो है वो बिल्कुल डटे हुए हैं और आने वाले दिनों के अंदर शायद ये आंदोलन और कहीं ना कहीं तेज होता हुआ नजर आएगा। जी, अभी ऐसे में अगर आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है तो जिस तरीके से पहलवानों का ये कहना है कि किसी भी तरीके से गिरफ्तारी होनी चाहिए और पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ब्रजभूषण सिंह को, लेकिन ब्रजभूषण ने कहा है कि अगर इससे खिलाड़ी वापस आ जाते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो वो इस्तीफा भी दे देते हैं। लेकिन ऐसे में दिल्ली पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल लगातार बरकरार है। क्या केंद्र से, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है, तो ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा कि क्या ऊपर से ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस पर कार्रवाई ना हो? देखिए यहाँ पर बात करें कहते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष जो है वो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है। लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहती है। और दूसरा, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा धारा 164 के तहत कहते हैं जो मामला दर्ज करना चाहिए था या फिर कहें जो बयान दर्ज करने चाहिए थे वो अभी तक नहीं किए गए, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर दिल्ली पुलिस को खासतौर पर लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हमलावर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्रालय जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। मगर यहाँ पर
केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो ब्रिजभूषण के ऊपर कार्रवाई करे, मगर इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से बिल्कुल हमलावर देखने को मिल रहा है। लगातार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी तक पहलवानों की जो सूझ है, इसका जो किसानों का जो समर्थन है वो किस तरह से मिलता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं जो पहलवानों की मांग है क्या वो सरकार को कहने तक पहुंचाने के लिए किसान जो है जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कोशिश कितनी कारगर होगी ये तो समय ही बताएगा। मगर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अभी तक पहलवानों की सुध लेने के लिए कोई भी बड़ा कदम जो है वो नहीं उठता हुआ नजर आ रहा है। जी आज खाप पंचायतें यहाँ पर आ रही है और आज खाप पंचायतों ने ये साफ किया है कि आगे की रणनीति बनाई जाएगी। क्या आगे की रणनीति पर विचार होने से पहले कोई बात सामने आई है कि आखिर पहलवानों की आगे की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, यहाँ पर बात करें खप पंचायत के किसानों की, तो उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया था, राकेश टिकैत की तरफ से भी पहले भी कहा गया था कि अगर सरकार नहीं मानती है तो वो ट्रैक्टर रैली लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर तक आएंगे। मगर आज की जो रैली है वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से बताई जा रही है, और यहाँ तक कि ये भी कोशिश की जाएगी सरकार के लिए कहीं ना कहीं मैसेज देने की बात की जा रही है। सरकार अगर नहीं मानेगी तो किसान जिस तरीके से पहले कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर आए थे ट्रैक्टर लेकर, उसी तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर तक भी पहुंचेंगे, और लगातार सरकार के खिलाफ जो है वो पूरी हर राज्य के अंदर मुहिम छेड़ी जाएगी। मगर अगर सरकार ब्रिजभूषण के ऊपर कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ब्रिजभूषण जो है वो भाजपा के एक बड़े सांसद माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो खेल के स्पोर्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी मानी जाती है। तो अब देखना होगा क्या ब्रिजभूषण के ऊपर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा। मगर पहलवान जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण को लेकर सख्त रवैया जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन के माध्यम से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी दिल्ली पुलिस ने क्या एडवाइजरी जारी की है कुछ, क्योंकि खाप पंचायतें आज कूच करने जा रही है और भारी संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और सिर्फ हरियाणा पंजाब से नहीं पश्चिमी यूपी से भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों में भी किसानों पहलवानों के इस धरने को समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस की तैयारियां है उसके बारे में बताएं। देखिए, यहाँ पर बात करें आज के खप पंचायत के जो किसान हैं जो वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे और लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जाएगा। मगर दिल्ली पुलिस तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि धारा 144 जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर नई दिल्ली के अंदर, खासतौर पर नई दिल्ली के अंदर लगाई गई है, ताकि किसी को भी 4 व्यक्तियों को इकट्ठा एक जगह पर नहीं होने दिया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के जंतर मंतर की, तो उसको पूरी तरीके से छावनी के तौर पर बदल दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था की 2-3 लेयर जो है वो बनाई गई है, बैरिकेटिंग 2 से 3 जो है वो एक साइड के कर दिया गया, यानी कि 4 से 5 जो बैरिकेटिंग सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं। लगातार चेकिंग की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए, और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है जो उनकी गाड़ियां हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या फिर कहे और किसान हो, किसी की भी गाड़ियां जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास जो है वो नहीं लगाने की अनुमति दी गई है। तो लगातार साफ जाहिर है कि दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से सतर्क है। मगर देखना होगा आज के जो प्रदर्शन से कितना फर्क पड़ने वाला है। दूसरा, किसानों की तरफ से जो सरकार के लिए मैसेज देना है वो किस तरीके का होगा ये तो समय ही बता पाएगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले बदायूं में दोपहर 12:50 पर इस्माइलिया इंटर कॉलेज में सभा करेंगे। इसके बाद शाहजहांपुर पहुंचकर खिरनेबाग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बरेली कॉलेज मैदान में 3:50 पर वो पहुंचेंगे और यहां जनसभा करने के बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार दोपहर को बदायूं आ रहे हैं। वो दोपहर 12:50 पर इस्लामिया इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसकी सभी तैयारियां भी पूर्ण हो चुकी है। जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है। शहर के मार्गों का रूट डायवर्जन भी किया गया है। शनिवार को कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, डीएम मनोज कुमार और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने इस्लामिया इंटर कॉलेज का निरीक्षण भी किया था। अनुमान है कि मुख्यमंत्री की जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। जिले भर की नगर पालिका और नगर पंचायतों से लोगों को बुलाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से संवाददाता आशीष वार्ष्णेय हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ का दौरा है और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में वह दौरा कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित करेंगे, कारण है किस तरीके से निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जीत हासिल की जाए ये? बिल्कुल, मैं मीनाक्षी आपको बता दूं, अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और 11:05 पर वो अलीगढ़ पहुंचेंगे। अलीगढ़ पहुंचने के बाद वो 11:20 पर जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, नुमाइश ग्राउंड में, जहां से वो 45 करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और गुरु मंत्र देकर जाएंगे। क्योंकि पिछली बार नगर निगम चुनाव में बीजेपी पर कुछ मंत्र देकर जाएंगे, क्या बीजेपी जीत पाएगी या नहीं, क्योंकि लगातार 25 वर्षों में लगातार बीजेपी 4 बार मेयर प्रत्याशी चुनाव के पद पर रहे थे और 2017 में जब बीजेपी सरकार पहली बार सरकार में आई थी तो सबसे पहले मेयर अलीगढ़ के चुनाव हारे थे। और बात करें इस बार 2023 की, तो 2023 में इस बार भी कसाकस नजर आ रही है सपा और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में। जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, किस तरीके की तैयारियां अलीगढ़ में की गई हैं? जी बिल्कुल बता दूं, तैयारियां पूरी तरीके से 800 पुलिस सभा स्थल पर पुलिसकर्मी लगाए गए, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान भी लगाए गए और लगातार एसएसपी कलानिधि नेतानी और डीएम अलीगढ़ दोनों निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और पानी से लेकर सारी व्यवस्था पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं के लिए भी रखी गई है और मुझे लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ गुरु मंत्र अच्छा ही देकर जाएंगे। आशीष, जिस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कल ही तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा भी किया था जहां पर वो सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। आज किस तरीके से जनसभा स्थल को सजाया गया है, वहां किस तरीके की तैयारियां और लगभग कितने लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो जनसभा स्थल है पूरी तरीके से भगवा कलर में नजर आ रहा है दिखता हुआ। और उसके बाद यहाँ पर जो अलीगढ़ नगर पंचायत, अलीगढ़ जिले की बात करें तो अलीगढ़ जिले में 15 नगर पंचायत है और 2 नगर पालिका है और 1 नगर निगम है। जहां तक है बीजेपी जो उम्मीद जता रहे हैं, उम्मीद भाजपा के नेता, वो कम से कम 10 सीटें लेकर अनुमानित मान रहे हैं। अभी अगर बात की जाए तो तैयारियां जिस तरीके से की गई है, कितने लोगों के जुटने की संभावना है और लोगों में, क्यों खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह किस तरीके का दिखा जा रहा है? देखो, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत अच्छा से दिख रहा है और जो अनुमानित है 2 से 2.5 लाख लोग पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि जनसभा स्थल बहुत बड़ा है। अलीगढ़ नुमाइश करने में जो ग्राउंड है बहुत बड़ी जगह है, उसमें लोग पहुंचने की उम्मीद भी है कि 2 लाख आदमी आराम से पहुंचेंगे। पहले चरण के निकाय चुनाव हो चुके हैं, दूसरे चरण में अलीगढ़ में भी निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ पर कार्यकर्ताओं में कह सकते हैं कि जीत का मंत्र फूंकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और जनता को यहाँ पर किस तरीके से लुभाया जाए वो बातें यहाँ पर उनके द्वारा की जाएगी। किस तरीके का संदेश आज दिया जाएगा?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने लगातार अलीगढ़ पर बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं और अलीगढ़ की हर एक कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से निर्भर करते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो गुरु मंत्र है वो पूरी तरीके से लेकर जाएंगे और बीजेपी इस बार लगता है कि मेयर की सीट के साथ साथ कैबिनेट और नगर निगम की भी सीट निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि अलीगढ़ के कार्यकर्ता पूरी तरीके से हमको देखने को मिलते हैं कि पूरे एकजुट नजर आ रहे हैं। जो यहाँ पर स्थानीय छोटे नेता थे उनमें जो मनमुटाव था उसको मनमुटाव को भी खत्म करते हुए नजर आएंगे। आशीष, जिस तरीके से लोगों में यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है, खासकर यहाँ के लोग जो हैं वो किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं, ये भी बताएं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर निकाय चुनाव में अलीगढ़ की जनता वोट करेगी। अलीगढ़ की जनता जो रहेगा वो खाली अलीगढ़ के विकास के लिए रहेगा, क्योंकि पिछले 5 साल में अलीगढ़ नगर निगम स्मार्ट सिटी में घोषित हो चुका था, जिसमें अलीगढ़ के लोगों के लिए ना तो स्मार्ट सिटी मिला और पानी, मिट्टी और धूल से मिलता रहे, क्योंकि निगम उनके अब से मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ उनके लिए सौभाग्य देकर जाने वाले हैं स्मार्ट सिटी में। अभी अलीगढ़ की नगर पालिका नगर निगम की क्या कुछ स्थिति है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अलीगढ़ की जो स्थिति है बिल्कुल रोडों पर मिट्टियां हैं, पानी जल भराव रहता है, बिजली भी बहुत कठिन रहती है, क्योंकि लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि मेयर जो थे वो बसपा के थे और पूरी तरीके से नगर निगम अलीगढ़ को अच्छी तरीके से नहीं भाप पाए थे और ना जनता है उनकी परेशानियों का सॉर्ट आउट कर पाए थे। अब मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि नगर निगम के द्वारा जो हाउस टैक्स बढ़ाया गया था, क्या अगर बीजेपी का कोई मेयर से आता है तो मुझे लगता है कि उम्मीद है बहुत कम नजर हो जाएगा। अभी जिस तरीके से आपने बताया अलीगढ़ में नगर निगम जो है, जो निकाय चुनाव होने हैं, कितनी सीटें अलीगढ़ में जो है वो इस समय जिन पर चुनाव होने हैं और वहां पर किस किस का दबदबा इस समय है? अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ जिले में 15 नगर पंचायतें हैं और 2 नगर पालिका है और 1 नगर निगम है। अगर नगर पंचायत में बात करें तो यहाँ पर है बीजेपी बसपा कुछ नगर 5 से 6 नगर पंचायतों में और बाकी के नगर पंचायतों बीजेपी और सपा की टक्कर नजर आ रही है। अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम अलीगढ़ में इस बार बीजेपी प्रत्याशी शशांक सिंघल के सामने सपा से पूर्व विधायक जमीरुल्लाह को उतारा गया और दोनों में पटना तक नजर आ रही है। अगर अतरौली नगर पालिका की बात करें तो अतरौली नगर पालिका में बीजेपी और सपा के टक्कर नजर आ रही है। शहर में भी अन्नू आजाद, निर्दलीय और परसोत्तम गर्ग बीजेपी से दोनों में टक्कर नजर आ रही है। आशीष, यहाँ पर किस किस के बीच कड़ा मुकाबला है निकाय चुनावों में, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और भी तमाम पार्टियों के लोग अलीगढ़ में पहुंच रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जनता को लुभाया जाए, निकाय चुनावों में जीत हासिल की जाए, किन किन पार्टियों के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर देखी जा रही है निकाय चुनावों में? चुनाव बीजेपी के साथ में बसपा और सपा की दोनों की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि अन्य पार्टियां हैं। कांग्रेस अगर बात करें तो कांग्रेस का बच्चों बिल्कुल निकल नहीं आया, आम आदमी का पार्टी बिल्कुल भी नजर नहीं आया। अगर अलीगढ़ के गए तो बीजेपी और बीजेपी से जो टक्कर रहती है वो सपा और बसपा की रहती है। सपा बसपा का आप यहाँ पर वर्चस्व बता रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर किसी तरीके की रैलियां की है, उनका किस तरीके से दबदबा और तमाम तैयारियां चुनाव की? मैं बता दूं सपा और बसपा, सपा की बात करूं तो सपा के कोई भी अभी बड़ा नेता अभी तक नहीं आया है, क्योंकि जो स्थानीय नेता है वो लगातार मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और बसपा की भी यही स्थिति है कि बसपा के जो भी मुख्यमंत्री, वो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने तो इस बार मना कर दिया, बाकी के अन्य कोई भी नेता यहाँ पर अभी निकाय चुनाव के पहले चरण में देखा गया कि विकास के मुद्दे पर जनता ने वोट किया है और अलग अलग मुद्दे थे जनता के, अलग अलग जिलों में अलग अलग पंचायतों में अलग अलग मुद्दे रखे। अलीगढ़ में किस तरीके के मुद्दे इस समय उठ रहे हैं, क्योंकि सड़कें ना बनना हो, नालियां ना हो, किस तरीके के मुद्दे इस समय अलीगढ़ के हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के मुद्दे हैं वो पानी, मिट्टी और धूल, ये तीनों चीजों का अगर मुद्दा रहेंगे अलीगढ़ के चुनाव के लिए, क्योंकि नगर निगम जिस तरीके से स्मार्ट सिटी योगी आदित्यनाथ ने घोषित किया है उस पर खरा नहीं उतर पाया और इसकी शिकायत कई बार भी जिले के अधिकारियों के साथ मीडिया के लिए जबकि प्रेस वार्ता होती रही है, शिकायत करते हुए नजर आए, पर भी उसके बाद भी नगर निगम के ऊपर कोई भी धूल नहीं रखती नजर आ रही है। पर इस बार जो चुनाव रहेगा वो बिजली, पानी और धूल मिट्टी के ऊपर रहेगा। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो अब बात पंजाब की कर लेते हैं। लाइसेंसी पिस्टल छीनने वाले 5 व्यक्तियों को 3 पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया है। संदीप कुमार गर्ग आईपीएस वरिष्ठ पुलिस कप्तान जिला एसएएस नगर ने जिला प्रशासनिक परिसर में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि अज्ञात व्यक्तियों ने भूपेंद्र सिंह और पटवारी को एक कार में घेर लिया और मारपीट कर उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। पिस्टल लोड कर वो वहां से फरार हो गए। हालांकि खरड़ में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की गई। गर्ग ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मामले की गंभीरता और महत्व को देखते हुए अमनदीप सिंह बराड़ पुलिस कप्तान एसएएस नगर और गुरशेर सिंह पुलिस उप कप्तान एसएएस के नेतृत्व में नगर के आईएनएस शिव कुमार प्रभारी सीआईए स्टाफ मोहाली की टीमें गठित की गई हैं। उक्त मामले की जांच के दौरान सीआईए स्टाफ मोहाली टीम द्वारा की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या कुछ अहम जानकारी? 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 पिस्टल उनके कब्जे से ली गई है। एसएसपी द्वारा जो है संदीप गर्ग द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। 4 तारीख का एक मामला था कि एक जो है पटवारी नामक एक व्यक्ति जो है उसको जो है कुछ अज्ञात व्यक्ति जो है घेर लेते हैं और गन पॉइंट पे जो है उसकी गाड़ी जो है और उसकी जो निजी जो लाइसेंसिंग पिस्टल है उसको ढीन के भाग जाते हैं। पुलिस को जो है खरड़ पुलिस को जो है बड़ी कामयाबी मिली है। कल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें जो है उन्हें जो है एक पिस्टल जो है 3 पिस्टल जो है बरामद हुई हैं। जो है ये इस एरिया, अगर मोहाली एरिया की बात की जाए तो पिछले लंबे अरसे जो है मोहाली एरिया में जो है ये वारदात को जो है चोरी की वारदात को, थेफ्ट की वारदात को जो है अंजाम दे रहे थे और पुलिस ने जो है इनका रिमांड हासिल कर लिया और बड़े खुलासे जो है इनसे हो सकते हैं। अभी इस तरीके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या 3 पिस्टल के अलावा कुछ और उनके कब्जे से बरामद किया गया? क्योंकि पहले से ही ये कई मामलों में संदिग्ध पाए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद पुलिस ने रिमांड ले लिया है, 3 पिस्टल मिली हैं, कुछ और भी इनपुट जो है पंजाब पुलिस के पास है, हालांकि उन्होंने अभी साझा नहीं किए। बड़े खुलासे होने की संभावना है इस पूरे मामले में। क्या अगर पूछताछ की बात की जाए तो क्या पूछताछ में कुछ सामने आ पाया है अभी तक? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस जो है पूछताछ कर रही है रिमांड में जिस तरह से लिया हुआ है और आगे की अगर बात की जाए तो बड़े खुलासे हो सकते हैं किन किन वारदातों को अंजाम दिया गया। हालांकि अगर पूरे एरिया की बात की जाए, मोहाली की अगर जो आसपास के लगते एरिया की बात की जाए तो पिछले 15 दिनों में वहां पर जो है बड़ी वारदातें हुई हैं, चोरी की वारदातें भी हुई हैं और भी कई अन्य वारदातें हुई हैं। पुलिस के पास पुख्ता इनपुट है कि इनसे जो है और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जिस तरह से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, रिमांड पर हैं, 3 पिस्टल मिलती हैं, तो बड़ी सफलता कहीं ना कहीं जो है मोहाली पुलिस और पंजाब पुलिस को मिली है। अमित, अगर बात की जाए तो पुलिस का क्या कुछ कहना है? किस तरीके से पुलिस को इनपुट मिले और किस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या कुछ कहानी रही? बिल्कुल, कल एसएसपी मोहाली द्वारा जो है संदीप गर्ग द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया कि हमारे पास पुख्ता इनपुट थे, हमने जो है इनको खरड़ से जो है सीआई खरड़ ने जो है इनको गिरफ्तार किया है। इसमें जो है और बड़ी जो है इन्हें आगे जो है कामयाबी मिलने की संभावना है। जिस तरह से लगातार चोरी की वारदातें होती हैं, थेफ्ट की वारदातें होती हैं, तो बड़े जो खुलासे जो हैं आने वाले समय में जो है मोहाली पुलिस द्वारा जो है कर सकती है। हालांकि सीआई स्टाफ ने जो है इन्हें गिरफ्तार किया खरड़ की। सीआईए स्टाफ को इनपुट कहां से मिला, कहां से पता चला कि ये जो लोग हैं इनको कहां से गिरफ्तार किया गया है? तमाम जो जानकारी की विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, गुप्त इनपुट थी सीआई के पास जो है, उनके अपने जो सोर्सेज थे उनके पास जो है ये बड़ी इनपुट उनके हाथ में लगी थी कि जो 4 तारीख को जो वारदात हुई थी पटवारी नामक व्यक्ति के साथ जो है, तो जिस तरह से गाड़ी स्विफ्ट गाड़ी को जो है थेफ्ट किया गया, लाइसेंसिंग पिस्टल को रिकवर उनसे जो है छीन के भाग गए थे, तो वो रिकवरी भी जो है पुलिस द्वारा कर ली गई है। पुख्ता इनपुट थे। हालांकि हमने पूछने की उनसे कोशिश की एसएसपी साहब ने कि कहां से गिरफ्तारी की, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया इस पूरे मामले में, क्योंकि इनके एक गुप्त जो है इनकी एक सूचना होती है जो हालांकि वो कहते हैं कि हम साझा नहीं कर सकते। तो अब देखना होगा कि आगे क्या बड़ी रिकवरी हो सकती है। और भी कहां से पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार किया है? खरड़ के पास से जो है पुलिस द्वारा जो है इनको गिरफ्तार किया, क्योंकि सीआई स्टाफ जो है पिछले लंबे अरसे से जो है पीछे लगी हुई थी इनके, क्योंकि लंबा समय हो चुका था। पुलिस के ऊपर भी दबाव था कि जल्द से जल्द जो है इसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अगर एरिया की बात की जाए तो पिछले लंबे अरसे से जिस तरह से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, तो और भी कई मामलों की जो है जिस तरह से जो और भी कई मामले जो थे उनमें भी बड़े खुलासे होने की संभावना है।
किन किन मामलों में अमित ये जो 5 आरोपी हैं वो संदिग्ध पाए गए हैं, क्या इसकी जानकारी मिली? कौन सी धाराएं इस पर लगाई गई है? इन धाराओं के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। थेफ्ट की धारा जो है लगाई गई है, आर्म एक्ट की जो धारा है वो लगाई गई है। अलग अलग धाराओं के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। इस तरह से लगातार पीछे जो वारदातें जो हैं खरड़, मोहाली, जीरकपुर और अन्य जो साथ लगते एरिया में जिस तरह से हो रही थी, तो उनमें जो है देखना होगा कि क्या इनका हाथ था या नहीं था। अब ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अब जिस तरह से रिमांड मिला है, अब आगे रिमांड में बड़े खुलासे हो सकते हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में देखना होगा कि क्या सामने आता है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कर्नाटक चुनाव के बाद हमें सरकार दायित्व देने पर विचार कर सकती है, लेकिन कैबिनेट में विस्तार जल्द होने की कम संभावना है। सरकार पहले बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जाएगी और उसके बाद कैबिनेट विस्तार करेगी। बागेश्वर उपचुनाव सीट रिक्त होने के 6 माह के भीतर वहां पर चुनाव होना है। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है। मुख्यमंत्री ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि कर्नाटक चुनाव के बाद ही दायित्व बंटवारे और कैबिनेट विस्तार पर विचार किया जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व के बंटवारे को लेकर विपक्ष ने सरकार और संगठन दोनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर पदों को खाली रखना चाहती है, जिससे पार्टी से जुड़े सभी नेताओं को इन बात की आस रहेगी, जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर राजनीति से ऊपर उठकर बीजेपी काम करती और सभी दायित्व का बंटवारा और मंत्रिमंडल का विस्तार कर देती है तो उसे जनता का ही लाभ होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार को लेकर संभावना अभी नहीं जताई जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के बाद दायित्वों का बंटवारा किया जाएगा। बिल्कुल मुस्कान, देखिए जिस तरह से बात की जाए दायित्व बंटवारे को लेकर के लंबे समय से कयास उत्तराखंड सरकार में लगातार लगाए जा रहे हैं और जो कार्यकर्ता है वो लंबे समय से दायित्व बंटवारे की कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हैं और उसको लेकर के तारीख यहाँ पर बदलती जा रही है। लेकिन दायित्व बंटवारे का जो वो समय है वो लगातार नहीं आ पा रहा है। इससे पहले भी कई बार दायित्व बंटवारे की जो शुरुआत थी वो लगातार उत्तराखंड के अंदर तेज होती रही, लेकिन दायित्व बंटवारे नहीं हो पाए। और अब दायित्व बंटवारे को लेकर के यहाँ पर महेंद्र का भी बयान आया है कि यहाँ पर जो कर्नाटक चुनाव है उसके बाद दायित्व बंटवारे पे विचार किया जाएगा और वही जो मंत्री मंडल पर जो 3 पद खाली है उसमें भी कहीं ना कहीं विचार होगा। लेकिन मंत्री पद यहाँ पर को बढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ बागेश्वर में जो उपचुनाव होना है उसके बाद जो यहाँ पर स्वर्गीय चंद्रराम दास के निधन के बाद जो सीट खाली है उसके बाद यहाँ पर 6 महीने चुनाव के बाद उस पर कहीं ना कहीं निर्णय होगा। लेकिन दायित्व बंटवारे पे यहाँ पर निर्णय हो सकता है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जिस तरीके से अभी दिल्ली दौरे पे गए थे, वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से यहाँ पर इस दायित्व बंटवारे को लेकर के विचार विमर्श भी हुआ है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव के बाद इस पर विचार किया जा सकता है। और लंबे समय से यहाँ पर जो कार्य जो कहीं ना कहीं तमाम विभाग और कई यहाँ पर ऐसे विभाग और कई यहाँ पर चीजें ऐसी जो वहाँ पर अभी बंटवारे के ना बढ़ने के चलते लोग वो काम नहीं हो पा रहे हैं विभागों में, और यहाँ पर तो उसको लेकर के यहाँ पर विपक्ष भी जरूर हमलावर हुआ है बीजेपी सरकार पे और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द दायित्व बंटवारे हो सकता है ताकि जो अन्य तरीके के विभाग है उसमें जो कार्य वो सुचारू रूप से हो पाए और जनता को इसका कहीं ना कहीं लाभ मिल पाए। अमित, जिस तरीके से लगातार बीजेपी में दायित्वों का बंटवारा कोई अभी का मसला नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया है जब लोग दायित्वों के बंटवारे के लिए इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता इंतजार में है कि आखिर कब दायित्वों का बंटवारा होगा, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक बंटवारा नहीं किया गया है और विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है।
देखिए मुस्कान, इससे पहले भी हमारी दायित्व बंटवारे को लेकर एक बार चर्चा हुई थी, तो उसमें भी मैंने साफ तौर से कहा था कि दायित्व बंटवारे पे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो संचय, क्योंकि सूची कई प्रकार से यहाँ पर लंबी है, कई लोग ऐसे हैं जो वरिष्ठ हैं और लगातार आस लगाए बैठे हैं दायित्व बंटवारे को लेकर। और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार चुनाव के समय में उन सभी लोगों को आश्वासित यहाँ पर किया गया था कि अगर सरकार आती तो आपको दायित्व से नवाजा जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब है, क्योंकि लोगों के यहाँ पर जो है संख्या बल काफी ज्यादा है और उसमें शॉर्ट लिस्ट करना यहाँ पर भाजपा को काफी मुश्किल नजर आ रहा है। और वहीं क्योंकि अभी जो पहली लिस्ट हालांकि जो बताई जा रही है, जिसमें जो पहली लिस्ट जारी होगी उसमें जो कुछ जो नाम आने हैं वो वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और उनको वो सम्मान भाजपा के अंदर उस सरकार से नहीं मिल पाया। टिकट की दावेदारी उनकी तरफ से लगातार की जाती है, लेकिन टिकट उनको नहीं मिल पाए। तो उन सभी जो लोग हैं जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और जो वरिष्ठ कह रहे हैं भाजपा के, उनको दायित्व के साथ नवाया जा सकता है। पहली लिस्ट जारी हो सकती है, चरणबद्ध तरीके से 2 या 3 लिस्ट में यहाँ पर दायित्व बंटवारे हो सकते हैं। पहली लिस्ट को लेकर के लगातार इंतजार किया जा रहा है। यही कारण है क्योंकि जो लोगों का जो नाम है उसको लेकर के यहाँ पर चयन करने में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को, मुख्यमंत्री को यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। किन नामों को शामिल किया जाए, कौन यहाँ पर जो नाम है वो, और कुछ लोग नाराज ना हो, क्योंकि एक सामंजस्य बैठाना है भाजपा कुमाऊं और गढ़वाल में, गढ़वाल से कितने नाम हो, कुमाऊं से कितने नाम हो, इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं एक सर्व तरीके से कार्य करने की यहाँ पर बात की जा रही है। और यही वजह है जो लगातार देरी हो रही है। और दूसरी तरफ क्योंकि उत्तराखंड सरकार का यहाँ पर 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है और उसमें यहाँ पर लगातार चीजें सामने आती, क्योंकि कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पर लगातार दायित्व बंटवारे की बेहद ही जरूरी आवश्यकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जा रही है। शायद यही वजह है कि दायित्व बंटवारे में यहाँ पर देरी हो रही है और नामों के चयन को लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर असमंजस बना हुआ हो। जी, ऐसे में अब दायित्वों के बंटवारे के बाद क्योंकि अब इंतजार कैबिनेट विस्तार का भी है और कैबिनेट विस्तार का तो साफ तौर पर बीजेपी ने ये संकेत दिए हैं, खुद मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिए हैं कि पहले बागेश्वर सीट का उपचुनाव होगा, उसके बाद वहां पर कैबिनेट विस्तार होगा। देखिए मुस्कान, कैबिनेट विस्तार की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 मंत्री पद यहाँ फिलहाल खाली हैं और क्योंकि विभागों की बात की जाए तो बंटवारे को लेकर के अभी यहाँ पर पर्यटन यहाँ पर बात की जाए, परिवहन विभाग भी अब क्योंकि खाली हो चुका है, चंद्र राम दास के निधन के बाद से वो पद खाली है और एक सीट भी यहाँ पर खाली है। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर होना है और इसको लेकर के चर्चा लगातार की जा रही है, लेकिन पहले उपचुनाव यहाँ पर किए जाएंगे, उसके बाद जो परिस्थिति लगातार बनेगी उसके बाद चीजें आएंगी। लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल के जो यहाँ पर जो रिक्त पद है उनपे मंत्रियों को किस प्रकार से चयन होगा ये देखने वाली बात होगी मुस्कान। लेकिन फिलहाल अभी वो दूर की बात है, कहा जा सकता है उसमें अभी समय लग सकता है। लेकिन पहला लक्ष्य भाजपा का दायित्व बंटवारे को लेकर के और उसको लेकर के पहली सूची में यहाँ पर जो नाम है वो फाइनल कहा जा सकता कि हो भी चुके हैं। अब उन नामों का ऐलान होना है, वो नाम का ऐलान कब किया जाता है भाजपा से इंतजार कर रही है। फिलहाल यहाँ पर कर्नाटक चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि इसका ऐलान हो सकता है पहली लिस्ट का, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, भाजपा के कितने लोग होंगे, भाजपा के गढ़वाल मंडल से कितने होंगे, कुमाऊं मंडल से कितने होंगे, ये एक समंजस बैठाना होगा बीजेपी सरकार को और उसी हिसाब से दायित्व बंटवारे किए जाएंगे। मंत्रिमंडल पद की बात की जाए तो वो उसके बाद हो सकता है। चरणबद्ध तरीके से भाजपा इसको करेगी क्योंकि 2024 में चुनाव भी आने वाला है और उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में असंतोष ना हो, नाराजगी ना हो, ये सब चीजों को देख करके भाजपा ये सारे कार्य करने जा रही है। जी अमित, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अभी तक बंटवारा ना तो दायित्वों का किया गया है ना कैबिनेट विस्तार की जल्द संभावना है, क्या ये प्लानिंग बीजेपी कर रही है कि लोकसभा चुनाव भी क्योंकि आगे नजदीक हैं तो चुनावी समीकरणों को साधने के लिए चुनावों के नजदीक बंटवारा किया जाएगा, क्या इस तरीके की बात? बिल्कुल मुस्कान, क्योंकि दायित्व बंटवारे को लेकर के समय समय पर यहाँ पर बात सामने आती रहेगी, दायित्व बंटवारे करते रहेंगे। लेकिन अगर उसमें समय लग रहा है तो किसी न किसी रणनीति के तहत भाजपा चल रही है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, क्योंकि 2024 का चुनाव है, बेहद ही अहम चुनाव है और भाजपा को सत्ता पर वापसी अगर द्वार से करनी है तो उसको लेकर के 5 सीटें उत्तराखंड के अंदर उनको जीतनी है और इन 5 सीटों को एकजुट होकर के यहाँ पर लड़ा सकता है। अगर कार्यकर्ताओं में असंतोष हुआ, नाराजगी हुई तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उत्तराखंड सरकार को द्वारा। तो उसमें कहीं ना कहीं एक रणनीति कहा जा सकता है कि भाजपा लगातार बना रही है।
दायित्व बंटवारे में, क्योंकि कई सूचीबद्ध तरीके से नाम होने, कई लोग इसमें ऐसे हैं जो लगातार आस लगाए बैठे हैं और दायित्व बंटवारे की यहाँ पर जो तमाम तरीके से कार्य है अन्य विभागों में वो लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं उस प्रकार से उस गति से नहीं हो पा रहे हैं। तो एक ये भी कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाना होगा कि आम जनता को भी लगातार जो दिक्कतें होती वो ना हो और जो कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर जिनके दायित्व मिलने की जिनको आस है उनको भी कहीं ना कहीं वो आस उनकी लगातार बनी रहे और 2024 का चुनाव भी कहीं ना कहीं पूरी शक्ति के साथ भाजपा लड़े। तो इसको लेकर के एक रणनीतिक आधारता की भाजपा लगातार बना रही है, लेकिन इस सबके बीच में पहली लिस्ट जारी होनी है और क्योंकि वो कार्यकर्ता लगातार जो लंबे समय से आस लगाए बैठे हैं, पहले लिस्ट जारी करके भाजपा संकेत देना चाहती है कि दायित्व बंटवारे किए जाएंगे और जिसका परिणाम यहाँ पर पहले लिस्ट के द्वारा किया जा सकता है और उसके बाद अन्य जो लिस्ट है वो 2024 के बाद जरूर हो सकती है, लेकिन पहली लिस्ट यहाँ पर जारी की जा सकती है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है और ये सभी समीकरण कहीं ना कहीं भाजपा लगातार चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर बैठाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि संगठन में श्रेष्ठ कार्य करने वालों को सरकार में जिम्मेदारी जरूर मिलनी चाहिए। सोमवार को इस बाबत वो दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए मनोबल बनाए रखने को कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना जरूरी है। शनिवार को जारी प्रेस बयान में प्रतिभा सिंह ने ये कहा कि 8 और 9 मई को वो नई दिल्ली के दौरे पर हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भेंट करेंगी और संगठन से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनावों में पार्टी की ऐतिहासिक जीत से साबित हो गया है कि लोग कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ संगठन की मजबूती को कार्य करने का आह्वान करते हुए ये कहा कि अब उन पर आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी की जीत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि संगठन में कर्मठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार में भी कोई जिम्मेदारी मिले, इस पर भी केंद्रीय आलाकमान से चर्चा के साथ स्वीकृति ली जाएगी। संगठन को एकता और उसके मनोबल से कांग्रेस ने पहले प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में होने के बावजूद मंडी लोकसभा के साथ 3 विधानसभा उपचुनावों में शानदार जीत हासिल की। इसके बाद प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी लोगों ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी है और अब शिमला नगर निगम चुनावों में भी लोगों ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि ये सब पार्टी कार्यकर्ताओं की बदौलत ही संभव हुआ है। इसी खबर पर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि अब प्रतिभा सिंह दिल्ली दौरे पर रहेंगी और दिल्ली में वो हाईकमान से मुलाकात के दौरान ये बात उठाएंगी कि श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारियां अब दी जाए। जी बिल्कुल, कांग्रेस सरकार को बने हुए 5 माह का कार्यकाल होने जा रहा है और इस दौरान जो है कुछ नियुक्तियां जो हुई हैं उनमें भी गुटबाजी का जो है वो आरोप लगाया जा रहा है कि एक गुट को उसमें तरजीह दी गई है और दूसरे गुट को उसमें नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ऐसे में बार बार प्रतिभा सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बार बार कह रही है कि संगठन में जो अच्छा कार्य कर रहे लोग हैं उनको सरकार में भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और ऐसा करने से जो है वो संगठन को भी मजबूती मिलेगी और आने वाले जो लोकसभा चुनाव में उनको कांग्रेस का इसका फायदा मिल सकता है। आप देखिए कि केवल 1 साल रह गया है लोकसभा चुनाव होने में और अगर ऐसे ही खींचतान कांग्रेस के अंदर चलती तो आने वाले दिनों में वो मुश्किलें भरी साबित हो सकती है। तो इस दौरान प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि वो दिल्ली जा रही हैं और 8 और 9 मई को वहीं पर रहेंगी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी और इस दौरान संगठन से जुड़े अनेक मुद्दों पर तो चर्चा करेंगी। लेकिन फिलहाल ये एक महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है कि वो ये स्वीकृति लेने वहां पे जा रही हैं कि जो संगठन में अभी तक अच्छा काम कर रहे थे, जिन्हें अभी तक माना जा रहा है कि नजरअंदाज सरकार में किया जा रहा है, उन्हें सरकार में जो है कोई पद मिले। तो ऐसे में वो ये कह रही है कि क्योंकि उनके ऊपर एज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते लोकसभा चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो उनका ये दायित्व है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है संगठन को मजबूती प्रदान करें और इसको संगठन में मजबूती तभी आएगी जब कार्यकर्ता निराश नहीं होंगे, उनमें उनका मनोबल जो वो ऊंचा रहेगा।
तो ऐसे में जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो ऊंचा रखने के लिए वो ये जरूर स्वीकृति वो कह रही है कि मैं लेने दूंगी कि जो सरकार है वहाँ पे जो अभी तक जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन कार्यकर्ताओं की, जिन पदाधिकारियों की बदौलत कांग्रेस बार बार जीत हासिल कर रही है, उनको जो है सरकार में भी जो है वो कुछ ना कुछ जो पद है वो दिए जाए। जी, ऐसे में जब हाईकमान से बात करने के लिए प्रतिभा सिंह जा रही हैं, तो जिस तरीके से संगठन में जिम्मेदारी की बात वो कर रही हैं, इस पर सीएम सुक्खू का क्या कुछ कहना है और बाकी अन्य कार्यकर्ताओं का, बाकी अन्य पार्टी के जो नेता हैं हिमाचल में, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, इस पे क्योंकि विरोधाभास या ये कहें कि राजनीति तो पहले ही करना आ गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरह से नियुक्तियां की वो भाजपा के निशाने पर आ गए थे। भाजपा कह रही थी कि मुख्यमंत्री जो है अपने जो विधायक चुनकर आए उनको तो वो कोई पद या कोई अहम चीजें नहीं दे रही है, लेकिन अपने जो दोस्त हैं उनको कैबिनेट रैंक देने में व्यस्त है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इसी तरह जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ताओं के कारण ही कोई भी पार्टी है उसको मजबूती मिलती है, क्योंकि वो धरातल पे काम करता है, तो ऐसे में जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो ऊंचा रखना जरूरी है। और वो ऊंचा तभी रहेगा जब उनको बराबर तरजीह मिलती है। अगर उनको नजरअंदाज किया गया तो निश्चित तौर पर उनका जो मनोबल है वो टूट जाता है। तो ऐसे में अब जो प्रतिभा सिंह है वो भी पहले भी कह चुकी है और पहले भी कह रहे, बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि केवल एक गुट को यहाँ पे वो, हालांकि ये बात साफ तौर पे नहीं कह रही है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है अभी तक जितनी नियुक्तियां मिली हैं निगम और बोर्डों में भी, वो केवल एक गुट को यहाँ पे तरजीह मिली है। तो ऐसे में जो दूसरे गुट के लोग हैं या जो काफी समय से जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, काम कर रहे हैं धरातल पे, उनका जो मनोबल है वो टूट सकता है। तो ऐसे में प्रतिभा सिंह बार बार पहले भी वो ये बात कह चुकी है, अभी भी वो कह रही है। तो पहले उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू से कहा था और मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि उन्हें कुछ समय दिया जाए और वो जो है सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको एडजस्ट करेंगे सरकार में, उनको कोई ना कोई अहम पद देंगे। और अभी क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि अभी काफी जो निगम और बोर्ड है उनमें भर्तियां होनी है, नियुक्तियां होनी है, तो ऐसे में कार्यकर्ता निराश ना हो, वो जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो लोग अहम जिम्मेदारियां कांग्रेस में निभा रहे हैं उनको सरकार में भी कुछ न कुछ पोस्टें दी जाए। तो वही प्रतिभा सिंह ये कह रही है कि वो दिल्ली जाकर जो है इस बाबत जो स्वीकृति वो है जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे लेकर आएंगी कि जो संगठन में काम कर रहे हैं उनको सरकार में भी जो है कोई ना कोई पोस्ट दी जाए, कोई ना कोई पद दिया जाए, ताकि जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसके लिए संगठन को मजबूती वो प्रदान कर सके। जी टीना जी, जिस तरीके से सबसे पहले कांग्रेस की जीत के अगर सिलसिले की बात करें तो मंडी लोकसभा उपचुनाव से शुरू हुई थी, जब बीजेपी के सरकार में रहते हुए वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, फिर विधानसभा चुनाव और अब पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो जाहिर सी बात है कि आगे लोकसभा चुनाव में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और ये एक रास्ता हो सकता है कार्यकर्ताओं को खुश करने का कि उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन कांग्रेस हमेशा से ही अपनी अंदरूनी कलह से उलझती रही है। क्या यहाँ पर कहीं कांग्रेस जो ये चाह रही है कि संगठन को मजबूती मिले, कहीं से जो अंदरूनी कलह है वो ना बढ़ जाए, इसका भी खतरा कांग्रेस में है? इससे कैसे निपटेगी कांग्रेस? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को जीत मिली है, 3 बड़ी जीतें यहाँ पे कांग्रेस ने दर्ज की है और अब वो कह रही है कि लोकसभा में जो चुनाव है उनमें वो जीत का चौका लगाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जिस तरह से गुटबाजी कहीं ना कहीं उभर रही है, कलह कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये गुटबाजी है जो भारी दिखती नजर आ रही है संगठन पर। तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर इस बात का फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी अहम रहने वाले हैं। और इस बार क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से है, तो वहाँ की जिम्मेदारी बड़ी रहने वाली है। तो आप ऐसे में देखेंगे कि ये जो प्रतिभा सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में, उनकी जो ये चिंता है वो वाजिब है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में जो है वो कार्यकर्ता निराश होंगे, उनका मनोबल टूटेगा और इसका सीधा जो फर्क है वो लोकसभा चुनाव के परिणामों में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी फिलहाल वो हिमाचल से बाहर है, 12 मई को वापस लौटेंगे, तो उनके सामने ये जब बात जाएगी तब देखने वाली बात होगी कि वो किस तरह से इस बात को रिएक्ट करते हैं, किस तरह से इस बात को लेते हैं। क्योंकि वो पहले ही एक बात वो कह चुके थे कि उन्हें कुछ समय चाहिए अपने जो पदाधिकारी है, अपने जो कार्यकर्ता है, उनको जो सरकार में एडजस्ट करने के लिए। हालांकि काफी लोगों की नियुक्तियां वो कर चुके हैं, काफी लोगों को वो पद दे चुके हैं, लेकिन उससे आरोप यही लग रहा है कि वो
एक ही गुट को तरजीह उसमें मिल रही है, दूसरे गुट को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। तो ऐसे ठीक है। में देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह से कांग्रेस इसमें संतुलन बनाती है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रायपुर में कर्नाटक दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं, यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रचार भी करेगी। बेंगलोर में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। 10 मई को विधानसभा चुनाव भी होंगे और 13 मई को इसके नतीजे आने वाले हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक के दौरे पर हैं। कल वो कर्नाटक पहुंचे हैं और आज से वो अपना प्रचार शुरू करेंगे। बेंगलुरु में आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं, कल वो कर्नाटक पहुंचे हैं और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टार प्रचारक के तौर पर कर्नाटक जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो एक मॉडल के तौर पर उभरा है कांग्रेस के लिए। जी, निश्चित तौर पर कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार तेजी से चल रहे हैं और सभी पार्टी इसमें दमखम झोंक चुके हैं, क्योंकि कल की बात करें, कल 8 मई है, तो 8 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार थम जाएंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले भी कर्नाटक जाने वाले थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में किन्हीं कारणों से वो कर्नाटक दौरा स्थगित करना पड़ा और कल वो कर्नाटक दौरे पर निकले हुए थे और कर्नाटक देर रात पहुंचे हुए हैं। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर वे छत्तीसगढ़ के तमाम जन कल्याणकारी योजना है उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हर राज्यों में एक के बाद एक विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर जा रहे हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इन्हीं जिम्मेदारी के चलते आज वे बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे हैं, वो है बेरोजगारी है, विकास है और कृषि है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, भूपेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में इन तीनों चीजों को लेकर लगातार कई ऐसे काम किए गए हैं जो देश भर में चर्चा का विषय बना है। इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये 3 योजना है, 3 जो काम है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया है। तो ये करिश्माई अगर छत्तीसगढ़ के जो मॉडल है वो कर्नाटक में अगर चल पाते हैं, अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मॉडल के माध्यम से कर्नाटक की जनता को कांग्रेस की ओर से अगर फतह दिलाने में कामयाब हासिल होती है, उन्हें समझाने में कामयाब हासिल होती है, तो निश्चित तौर पर कर्नाटक में एक बड़ा उलटफेर देखने मिलेगा और कांग्रेस का जो ट्रम्प कार्ड है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो हर एक राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ मॉडल को विधानसभा चुनाव में अपनाया है और कई जगह इन जो मॉडल है उसको लेकर के घोषणा पत्रों में भी शामिल किया गया। तो निश्चित तौर पर एक अहम मोड़ रहेगा। करिश्माई जादू अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चलता है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो ट्रम्प कार्ड है छत्तीसगढ़ मॉडल वो कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से काम आ सकता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जा रहे हैं आज बेंगलुरु में जनसभा को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, किस तरीके की बातें वहां पर की जा सकती है, क्योंकि विपक्ष पर लगातार हमलावर है कांग्रेस और बीजेपी पर लगातार हमलावर है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल सोनिया गांधी की हमने सभा सुना, उनमें सोनिया गांधी का साफ तौर पर यह कहना है कि जिन जिन राज्यों में हमने वादे किए थे वहां पर वो वादे अब तक पूरे हो चुके हैं। यानी कि कर्नाटक की जनता को ये भरोसा दिलाने में कांग्रेस कामयाब हो पाती है नहीं हो पाती है, तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस
छत्तीसगढ़ यानी कि भूपेश सरकार की जो पीठ थपथपा रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हैं। हर एक वो मॉडल जो शीर्ष नेतृत्व है छत्तीसगढ़ के वो गिना रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये साफ तौर पर सोच रहेगा और साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ मॉडल है, चाहे वो किसान हो, जवान हो या फिर तमाम तरीके की जो योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों को दिया है, चाहे वो धान की खरीदी की बात किया जाए या फिर बेरोजगारों को रोजगार की बात किया जाए, तमाम तरीके की योजना है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गिनाएंगे और कर्नाटक चुनाव में जीत का दम भरते हुए देखने को मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।